मैंने कहा कल, मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था कि बड़ी चुनौतीपूर्ण समय रहा जो है ब्रितानियों के लिए। ब्रितानी, जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है ब्रितानियों के लिए, और क्योंकि अब वो दो तरफ फिर से चुनौती देख रहे थे, और चुनौती अब बहुत बड़ी थी। राष्ट्रवाद ताकतवर हो रहा था हिंदुस्तान में, और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे जो पैदा हुए थे 1870s के आसपास, वो भी ताकतवर हो रहे थे। और इन दोनों परिस्थितियों को निपटने के लिए इस बार साम्राज्य ने, एम्पायर ने एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व को भारत भेजा, पर्सनैलिटी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नेथनियल कर्जन। कल थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में बताया। बहुत ही विद्वान आदमी। कहते हैं उस आदमी को जब वो भारत पहुंचा तो वो ऐसा आदमी था जिसको भारत के बारे में सबसे ज्यादा पता था, और समझदारी तो कमाल की थी उस आदमी की। मतलब उस आदमी ने जो जो काम हिंदुस्तान में किए हैं, खासकर प्रशासनिक वर्ग के लिए, कुछ ज्यादा ही कर गया, लेकिन बाद में मिसबाहुल हक बन गया वो फाइनली। 2020 वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें दोनों फाइनल खेल रहे थे, तो पाकिस्तान लगभग जीत ही चुकी थी उस मैच को, और मिसबाहुल हक ने पाकिस्तान को जीते जस्ट अपोजिट। बड़ी जबरदस्त। मतलब आप एक प्रशासक की समझ देखिए, उसके काम करने का तरीका देखिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में वो बंदा क्या क्या करता है, गौर करिएगा वो क्या क्या कर रहा है। पहला काम उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बड़ा अच्छा किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। अब 1892 का जो एक्ट आया था उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इलेक्शन में वोट कौन देगा? लोकल बॉडीज। तो सरकार का ये मानना था कि जो लोकल बॉडीज हैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार पर निर्भर करती हैं, तो इनके जो वर्कर हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं, वो उस व्यक्ति को वोट देंगे जो सरकार के पक्ष में खड़ा होगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रवादी धीरे धीरे विधायिका में जाने लगे, कम थे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो जो रिपन ने गिफ्ट दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं कर्ज बन गया ब्रिटिश शासन के लिए। तो कर्जन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत उसकी ऑटोनॉमी छीन ली, उसमें ऑफिशियल नंबर्स बढ़ा दिए, और उसने व्यंग में यह भी कहा कि वाइसरॉय से पद से जाने के बाद मैं चाहूंगा कि मैं कलकत्ता का मेयर बनूं। उसके पीछे उसका जो उसकी सीधी मंशा ये थी, ये जो लोकल बॉडीज की ऑटोनॉमी उसने ली और ऑफिशियल नंबर्स बढ़ाए, उसके पीछे सीधा गोल उसका ये था कि ये जो भारतीयों राष्ट्रवादियों का जो प्रवेश हो रहा है लेजिस्लेचर में, एंट्री हो रही है, उसको रोका जाए। पर उसने इस कार्य को करने के पीछे जो रीजन दिया, कर्जन को याद रखने के लिए गाने की एक लाइन याद रखिए बस, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में जब उसने सुधार किए तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये लोकल बॉडीज कायदे से काम करें, अच्छे से काम करें, और कौन नहीं चाहेगा कि लोकल बॉडीज अच्छे से काम करें। लेकिन उसकी जो, ये तो उसकी सामने की मंशा है, उसकी जो पीछे की मंशा है वह है राष्ट्रवादियों को लेजिस्लेचर में जाने से रोकना। लेकिन कह रहा वो लोगों से कि मैं चाहता हूं कि लोकल बॉडीज डिसिप्लिन होकर काम करें। दूसरा उसने किया पुलिस रिफॉर्म, एंड्रू फ्रेजर कमीशन बनाया उसने, और फ्रेजर साहब ने रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट ने कहा कि पुलिस महकमा इनडिसिप्लिन्ड है और वीक है। उसने कहा ठीक है, मजबूत करते हैं। तो उसने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए और सीआईडी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, पुलिस को मजबूत किया। लोगों ने कहा क्यों? उसने कहा मैं अपनी जनता को लॉ एंड ऑर्डर देना चाहता हूं। अब फिर कोई पब्लिक ये नहीं कह सकती मुझे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के पीछे जो उसका निशाना है वो ताकत होता हुआ राष्ट्रवाद है। इस बात पे कर्जन पे गौर करिएगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो जनता के सामने जो बात ले जा रहा है कि मैं पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर देना चाहता हूं, लेकिन पर्दे के पीछे उसका जो टारगेट है वो है राष्ट्रवादी। वो भी कौन? एक्सट्रीमिस्ट। फिर उसने बड़ा अच्छा सुधार किया, यूनिवर्सिटी एक्ट, रैली कमीशन लाया 1902 में। जबरदस्त काम किया साहब उस आदमी ने, रैली कमीशन। अगर उस बात को एनालाइज करें आप और सारे फैक्टों को सामने रख के पूरी कड़ी को जोड़े, जबरदस्त काम है। तो ये बड़ा अच्छा काम किया उस, तीन काम बड़ा जबरदस्त। अब नेशनलिस्ट इस बात को समझ तो रहे थे कि खेल कहां रहा है, लेकिन जनता खुश है ना। फिर उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश, 85% लोग कृषि में इन्वॉल्व, और मॉडर्न पॉलिटिक्स में, मास पॉलिटिक्स जान, तो 85% लोग को अगर आप बाहर ही ना निकलने दें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, पंजाब लैंड डिलिमिनेशन एक्ट, उसने कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट किसानों की जमीन नहीं ले सकता। ये मनी लेंडर किसानों को ब्याज पे पैसा देते थे, तो फाइनली इनकी जमीन छीन लेते थे।
तो सबसे बड़ा किसानों को खतरा किससे? मनी लेंडर से। उसने पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट बना दिया कि कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट किसानों की जमीन नहीं लेगा। तो उसने किसानों को किससे बचाया? मनी लेंडरों से। लैंड रेजोल्यूशन 1900 सनसेट लॉ खत्म कर दिया कि आप किसानों के साथ लैंड रेवेन्यू के लिए कोई बदतमीजी नहीं करेगा। कोऑपरेटिव बैंक टू प्रोवाइड मनी टू फार्मर्स एट इजियर इंटरेस्ट रेट। किसानों को सर वो कर्जे में रहते ही हैं सर, उसकी वजह है आप समझते होंगे कि इफ यू कंप्लीटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, अगर आप सिर्फ कृषि पे डिपेंड करते हैं सर, तो आप एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स इनकम ओनली फॉर a specific period. Agriculture provide employment for a particular period and income for a particular period. अब जैसे होली थी तो होली में मजदूर कम हो गए थे दिल्ली में क्योंकि फसल काटने का टाइम था, तो सब अपने अपने घर चले गए थे और त्योहार भी था। ऐसे दिवाली में भी दिल्ली मुंबई में मजदूर कम हो जाते हैं क्योंकि फसल काटने का टाइम होता है और त्योहार भी होता है। इसलिए यूपी और बिहार सबसे उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन गरीब है क्योंकि इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। पंजाब इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कनाडा। तो पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट उसने महाजनों से बचाया, लैंड रेजोल्यूशन सरकार से बचाया, कोऑपरेटिव बैंक बनाया, मॉनिटरी कमीशन इरिगेशन को लेकर, नहरें सुधार करो, इरिगेशन को इंप्रूवमेंट करो। और साहब जब उसने ये काम किया तो भारत का 85% किसान तो मतलब ही नहीं। इसलिए जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो किसान बड़ी संख्या में नहीं है। बारिसाल कन्वेंशन अपवाद है सर, इट्स एक्सेप्शन, वो उसका मुद्दा अलग है बारिसाल। और खेलता रहा गर्जन। फॉरेन पॉलिसी उसकी तिब्बत पर उसने भेजा जो है यंग हस्बैंड को, और ईरान में भेजा उसने मेजर डगलस को। उसने पहली बार कहा था, जो बाद में अमेरिका ने कहा कि इफ यू आर नॉट विद मी देन यू आर माय एनिमी। और जबरदस्त स्ट्रोक पे स्ट्रोक मारा जा रहा था और वाह वाह हो रही थी हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। लेकिन मैंने कहा ना सर, वो मिसबाहुल हक बन गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया सर। किसी भी चीज का ओवर बहुत बुरा है सर, वो किसी भी चीज का। ज्यादा डर हो जाए मर जाए आदमी, ज्यादा हिम्मत हो जाए तो भी मर जाए। ओवर जो है ना सर, शेर आ गया सामने, सीना चौड़ा करके खड़ा हो, हम तो लड़ाएंगे, पार डाला उसने। ज्यादा किसी भी चीज का खराब है सर। खेलते खेलते इसने एक जबरदस्त कांड किया। कांड वर्ड का यूज कर रहा हूं, अक्सर मैं करता भी हूं कांड वर्ड। क्लास में भी लोग कहते हैं सर कांड वर्ड मैं कर रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं तो थोड़े बहुत वर्ड तो मैं ऐसे यूज करूंगा ही, कांड वगैरह आप सुनते रहिए, कांड करिएगा मत, सुनिए। लेकिन इसने बंगाल का विभाजन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या दिमाग लगाया सर इसने, लेकिन ज्यादा लगा गया। ये भूल गया कि ये हिंदुस्तान है। नानक, बुद्ध, महावीर, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, विवेकानंद, यहां दिमाग को जीतने वाली कौमें पैदा हुई है, समझने वाली नहीं। समझती तो यूरोप में है। ये ऐसा देश है जहां पे लोगों ने दिमाग को जीता है, दिमाग से ऊपर चले गए हैं। तो सिकंदर भी आकर सजदा करता है। इसलिए इस देश की आर्मी ने कभी दुनिया पे कब्जा नहीं किया, इस देश के एक एक संतों ने दुनिया पे कब्जा किया। वो स्वामी विवेकानंद अकेले जाके पूरी दुनिया में झंडा हिला के अकेले आ रहे। तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं सर हमने बाहर आक्रमण करने नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है सर। अब उस वक्त का जो बंगाल था उसमें असम, उड़ीसा, बंगाल, बंगाल मतलब अब मैं जो बोल रहा हूं तो बांग्लादेश और आज का बंगाल, तो असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये 4 बड़े प्रोविंस। अगर आज आप इन्हें जोड़ के देखें तो बहुत बड़ा प्रोविंस हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और कल्चरली डिफरेंट, ज्योग्राफिकली डिफरेंट भी हो जाएगा। तो उसको एक सेंटर से चलाना मुश्किल था। ये बात एकदम सही थी सर। अब ठीक है, ये बात राष्ट्रवादी भी समझ रहे थे कि यार एरिया बहुत बड़ा है और ज्योग्राफिकली डिफरेंट है तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही, तो कोई बात नहीं, आप पार्टीशन करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कहते थे अगर आप पार्टीशन करना चाहते हो तो आप ऐसे करो कि बंगालियों को एक तरफ कर दो, नॉन बंगालियों को दूसरी तरफ कर दो। इसने वो नहीं किया। इसने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक तरफ कर दिया। यानी मुसलमान डोमिनेंट एरिया एक तरफ, हिंदू डोमिनेंट एरिया एक तरफ। और इसका पूरा डिवीजन था कम्युनलिज्म की बेसिस पे। कम्युनलिज्म की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा सर, आपको सुनना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म को अगर कोई चीज कंट्रोल कर सकती थी तो कम्युनलिज्म। 1857 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को जो कंट्रोल करने का सबसे बड़ा वेपन था वो था संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। इसलिए आप देखना मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा, ऐसे ऐसे कम्युनलिज्म भी आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। 1885 में कांग्रेस बनेगी,
1887 में आप यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी देखोगे, सर सैयद अहमद खान। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट होगा, 1906 में आप मुस्लिम लीग भी देखोगे। आप कंपेयर करो, आप डाटा अपने सामने रखो, जैसे जैसे आप नेशनलिज्म को बढ़ते हुए देखोगे, साथ में कम्युनलिज्म को भी बढ़ते हुए देखोगे, बिकॉज कम्युनलिज्म वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू कंट्रोल नेशनलिज्म। और मुसलमानों को शायद डर तो नहीं था, जैसा कि इमाम नाजिश साहब ने बाद में कहा, पार्टीशन के 25 साल बाद भाग कर आए अमरोहा। इमाम नाजिश, नाम लिख लीजिएगा, R&D करिएगा विकिपीडिया में, बड़े पार्टीशन के बहुत बड़े पैरोकार थे इमाम नाजिश। पाकिस्तान लेकर रहेंगे, पाकिस्तान लेकर रहेंगे। 25 साल बाद इमाम नाजिश अमरोहा भाग कर आए हिंदुस्तान, और मरने से 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे माफ करे कि मैंने गलत चीज को कभी समर्थन दिया था। इमाम नाजिश, फिर से नाम रिवाइज कर रहा हूं, इमाम नाजिश कम्युनिस्ट लीडर थे, अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते थे, साम्यवादी बोलते थे, क्योंकि मुसलमानों को बड़ा सताया गया। मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया कि मुसलमानों को कहां सताया गया इस देश में, क्योंकि 1206 से 1707 तक तो मुस्लिम रूलर ही थे। 1857 से 1947 तक अंग्रेजों ने प्रो मुस्लिम पॉलिसी, मुस्लिम लीग के साथ ही रहे वो। 1951 से 2014 तक हमेशा सरकारों ने हमेशा मुसलमानों का ध्यान रखा। 2014 से ये सारी सरकारें हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। आपका उत्थान और आपका पतन आपके हाथ में है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जब इसने ये कांड किया, इसको एक बात का बड़ा भरोसा था कर्जन को कि 85% पीपल आर इलिटरेट, 85% पीपल आर पुअर, ये कहां मास मूवमेंट करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, ये देश बहुत महान लोगों का देश है। और जैसे इसने पार्टीशन किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका तुरंत रिएक्शन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1905, और इसको खामियाजा भुगतना पड़ा, इसको लौटना पड़ा यहां से। और इसी स्वदेशी मूवमेंट के साथ कांग्रेस का दूसरा पार्ट की शुरुआत हुई। कौन से पार्ट की? एक्सट्रीमिज्म की। यहां से मॉडरेट पर्दे के पीछे चला जाता है, और यहां फिर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्टों में झगड़ा भी होता है सत्ता को लेकर। रियल पावर किसके हाथ में रहेगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सूरत स्प्लिट 1907, वो आसानी से मॉडरेटों ने अपनी पावर नहीं छोड़ी, झगड़ा हुआ उसके लिए, और झगड़ा हुआ, कांग्रेस टूटी, और दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन यहीं से एक्सट्रीमिस्टों को बढ़ावा मिला, तिलक बाहर निकल कर आया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जनता को बाहर कैसे लाएं, कैसे बताएं, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे समझाएं। तो उन्होंने कल्चरल इश्यूज का सहारा लिया, शिवाजी मूवमेंट और शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल वगैरह वगैरह। और यहां पे एक्सट्रीमिस्ट नए दौर की शुरुआत हुई, एक्सट्रीमिज्म के दौर की शुरुआत होती है। एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट में फर्क यह है कि एक्सट्रीमिज्म ने अपनी फिलॉसफी को चेंज कर दिया। उसने कहा कि हम पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट पे काम नहीं करेंगे, हमारी फिलॉसफी अलग है, पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट। चेंज कर दी फिलॉसफी चेंज क्यों की? अब उन्हें समझ में आ रहा था कि अमेरिका, हम कॉलोनी है, हम प्रोविंस नहीं है ब्रिटेन के, हम बच्चे नहीं है ब्रिटेन के, हम नौकर हैं उनके, और अगर हम नौकर हैं तो वो हमारे साथ नौकर की तरह ही बिहेव करेंगे। दूसरी बात, मॉडरेट इन्फेंट थे, इन्फेंट लड़ नहीं सकता, या बड़े हो चुके थे, अब अपनी मांग रख सकते थे। तीसरी बात, कई सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी थी जिनसे उन्हें बड़ा उत्साह मिला था। जैसे इटली को हरा दिया था इथियोपिया ने, एक काली कंट्री ने एक व्हाइट कंट्री को हरा दिया। उधर एक जापान, छोटी सी एशिया की कंट्री ने रशिया को हरा दिया। तो इन सारी घटनाओं से इनको बड़ा उत्साह मिला, और लीडरशिप तो थी। किसी भी फिलॉसफी को जब लीडरशिप मिलती है, लीडरशिप, फिलॉसफी सारी दुनिया में पड़ी होती है, लीडरशिप किसी भी फिलॉसफी को जब, और हर फिलॉसफी का एक टाइम होता है। जैसे आचार्य रजनीश ने किताब, वो डिस्कोर्स दिया, किताब तो बाद में उस पर लिखी गई, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि। जरूरत थी सर, बड़ा लोग चिल्लाए 1980s के आसपास, बहुत लोग चिल्लाए, आदमी बर्बाद कर रहा है, हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है। इसी तो एक्सट्रीमिस्टों ने कमान संभाली, एक्सट्रीमिस्ट आ गया, और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता है हम नौकर हैं, हम समझते हैं इस बात को कि हम नौकर हैं, हम आपके बेटे नहीं, हम आपके नौकर हैं, आप हमारे साथ नौकरों जैसा ही बिहेव करेंगे। तो अब हम अपना हक मांगेंगे, और यही में फिलॉसफी चेंज होगी। मॉडरेट की फिलॉसफी क्या थी? पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। एक्सट्रीमिस्ट की फिलॉसफी क्या थी? पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट। और हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। इकोनॉमी छीन लो किसी की, बस एम्पायर खत्म। आज अफगानिस्तान एम्पायर नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इकोनॉमी नहीं। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना ही था भाई। 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, 1914 तक जर्मनी इकोनॉमिक पावर बन गया। अब उसे बाजार चाहिए थे, तो लड़ाई तो होनी थी।
पुराने ठेकेदार आगे आने नहीं दे रहे थे। पहला वर्ल्ड वॉर क्या है? ठेकेदारों के बीच की लड़ाई, इंटरनेशनल ठेकेदार। तो पहला वर्ल्ड वॉर जर्मनी एक ठेकेदार है, ब्रिटेन ठेकेदार है, यूएस सब पुराने ठेकेदार। इन लोगों ने नए ठेकेदार को पीट दिया उठाकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यही कहानी, वो नया ठेकेदार जापान, कर लो सारा ठेका पट्टा, एशिया का पूरा ठेका मुझे चाहिए। अरे ब्रिटेन ने कहा ऐसे कैसे एशिया का पूरा ठेका तुम ले लो। उसने कहा चाइना को तो बिल्कुल मुझे चाहिए। और अमेरिका चाइना में बड़े बैठा हुआ तो ओपन डोर पॉलिसी। उसने कहा बेटा बदतमीजी मत करना। और सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2, रामाधीर सिंह ब्रिटेन, फाइजल जर्मनी। दोनों को पता ही नहीं चला कि बीच में गेम कौन खेल रहा है। यूएस जेपी और जापान डेफिनेट। थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये नया ठेकेदार चाइना, ये ठेकेदारी कि हम नवे नंबरदार हैं दुनिया के। अब देखते हैं क्या होता है। बदतमीजी अगर इन्होंने की है तो भुगतेंगे जरूर। ये ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, इस तरह के युद्ध नहीं किए जाते हैं, छद्म से युद्ध नहीं किया। और जो छद्म करता है फिर उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। कौरवों को बड़ी आदत थी छद्म करने की, और जब पांडवों ने छद्म करना शुरू किया तो खत्म ही हो गए कौरव। बदतमीजी आप शुरू करते हैं और फिर सामने वाला जब बदतमीजी पर उतरता है तब कभी कभी आपको भुगतना भी पड़ता है। और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये भुगतेंगे। और लाल बाल पाल की हिंदुस्तान को कमी नहीं है इस वक्त। हिंदुस्तान को भगत सिंहों की कमी नहीं है। भगत सिंह को मैं बहुत मानता हूं, उसके बड़े सारे फैक्टर हैं। मैं जब आऊंगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी पर तो मैं आपको 1 घंटा उस दिन पूरा भगत सिंह पर ही दूंगा। मैंने अपना प्रोफाइल पेज वो फोटो भी चेंज कर दी कि अगर लड़ाई चल रही है तो हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। एक्सट्रीमिस्टों ने कमांड अपने हाथ में ली, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। अब जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया तो ब्रिटिश सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं कि यार ये भी हो जाएगा, इतनी ग्रेविटी पैदा हो जाएगी। तो सरकार ने गेम खेला 1905 स्वदेशी मूवमेंट। और जैसे ही सरकार ने देखा कि यार मूवमेंट तो बड़ा मोमेंटम गेन कर रहा है, तो फिर सरकार ने गेम खेला अरुणडेल कमीशन। बहुत प्यारा, इस बात को याद रखिएगा, अरुणडेल कमीशन टू रिव्यू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये गेम था सरकार का। और जैसे ही सरकार ने अरुणडेल कमीशन का गेम खेला टू रिव्यू द पार्टीशन ऑफ बंगाल कि हम पार्टीशन की जांच करेंगे कि सही है कि गलत, तुरंत मॉडरेटरों ने कहा कि देखो हमें सरकार पे भरोसा है और सरकार ने हमारी बात सुन ली, अरुणडेल कमीशन भेज दिया, तो अब हम आंदोलन को सीमित करेंगे क्योंकि ये कमीशन सरकार की उदारता का परिणाम है, बेनोवेलेंस। एक्सट्रीमिस्टों ने कहा कोई उदारता नहीं, ये सरकार पे प्रेशर जो हमने बनाया उस प्रेशर का परिणाम। जवान और बुड्ढों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो रहेगा। जवान गाना गाता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हार्मोन एक्टिवेट रहते हैं। वो 80 साल के बुड्ढे को पता है कि बेटा जिस दिन हार्मोन सूख जाएगा ना, माला लेकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ोगे और महामृत्युंजय जप का जाप करोगे, तो बुड्ढा बताना चाहता है कि ये सारा खेल हार्मोन का है बेटा। इसलिए जब आप किसी 80 साल के बुड्ढे से कहते हो, प्रेम और की बातें करते हो, तो बड़ा गुस्सा होता है आपको कि बदतमीज, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तमन्ना उसके अंदर भी है, ताकत नहीं है। तो वो एक नैसर्गिक नेचुरल चीज है। बुड्ढों और जवानों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है, लेकिन आप उसे समझा करिए, वो दुश्मनी की बात नहीं होती। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मींस एनिमिटी। उसका दुश्मनी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब डिफरेंसेस तो थे दोनों में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेकिन जब अरुणडेल कमीशन आ गया बस वहीं से रिफ्ट शुरू हो गई। एक्सट्रीमिस्टों ने कहा हम मूवमेंट को और बढ़ाएंगे, पैन इंडिया बनाएंगे। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में चलाएंगे। मॉडरेट्स ने कहा नहीं, हम सरकार को मौका देंगे, हम इसे सीमित करेंगे। अब जब ये रिफ्ट शुरू हुई तो दोनों आदमी ने सोचा कि अगर हम अध्यक्ष का पद ले लें, क्योंकि जिसका प्रेसिडेंट उसकी पॉलिसी, तो दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि हम प्रेसिडेंट का पोस्ट ले लें। और मॉडरेट्स को पता था कि अगर एक्सट्रीमिस्ट प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ते हैं तो जीतेंगे तो भाई। तो बुड्ढों ने दिमाग लगा दिया, और दिमाग ये लगाया कि 1906 का जो उम्मीदवार था उनको दादा भाई नौरोजी को घोषित कर दिया। और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सभी इज्जत करते थे। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी सभी, उनके विरोधी भी इज्जत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे मुसलमान भाई जो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते वो भी उनको सपोर्ट करते थे। लखनऊ में बड़ा समर्थन मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे होते हैं पर्सनैलिटीज जिनको उनके विरोधी भी उनका समर्थन करते हैं।
तो दादा भाई नेहरूजी की वो शख्सियत थी, वो पर्सनैलिटी। और जब एक्सट्रीमिस्टों ने देखा कि दादा भाई नेहरूजी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लड़ रहे हैं तो हम फिर ग्राउंड के पीछे जा, हम नहीं लड़ेंगे। तो 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरूजी, और एक्सट्रीमिस्टों ने वहां 4 प्रपोजल उनके सामने रखा: स्वराज, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस, और कहा सरकार इसको पैन इंडिया लागू करिए पूरे भारत में। दादा भाई नेहरूजी ने कहा कि देखो यार, थोड़ा मौका सरकार को भी देते हैं यार, उन्होंने कमीशन लाए, हम थोड़ा सा मौका देते हैं। एक्सट्रीमिस्टों ने कहा ठीक है, मौका देते हैं, लेकिन अगले सेशन में अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो जो अगला सेशन होगा वो यहीं से शुरू होगा। दादा भाई ने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। दादा भाई ने मुसीबत को टाल दी। 1907 का जब सेशन आया सूरत में, तो मॉडरेट फिर जीत गए अपना प्रेसिडेंट बनाने। रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट मॉडरेट का। मीटिंग शुरू हुई, एक्सट्रीमिस्ट तो ताव में बैठे थे कि अब हम नहीं सुनेंगे, हमारा वो 4 पॉइंट प्रोग्राम फिर से आगे लाओ। लेकिन ये मॉडरेट लीडर एक्सट्रीमिस्टों की तरफ देख ही नहीं रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, एक्सट्रीमिस्ट बेचारे हाथ उठा रहे थे कि सरकार वो सुन ही नहीं रहे। और चौथे दिन फिरोज शाह मेहता बोल रहे थे डाइस पे, किसी ने पीछे जूता निकाला और खींच के मारा फिरोज शाह मेहता के चेहरे पे। उसके बाद तो साहब कोई माइक लेके भाग रहा है, कोई किसी की धोती खींच रहा है। इसको बोलते हैं सूरत फियास्को, सूरत बवाल। और यहीं पर कांग्रेस बिखर गई। और मिंटो ने तुरंत मॉर्ले को लिखा, मिंटो वाज द वाइसरॉय, उसने मॉर्ले को तुरंत लिखा कि सर वी हैव वन। अब स्वदेशी मूवमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा। अब अंग्रेजों ने पार्टीशन किया था नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल इंस्टेड ऑफ वीकनिंग नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। और जब मूवमेंट मजबूत है तो आप उस पर सीधे तौर पर हाथ नहीं डाल सकते। जब भी आपका दुश्मन ताकतवर है, पहले उसे अंदर से कमजोर करिए। देखिए यहां पे बहुत बड़ा गेम है, समझिए इस बात को कि राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत है, सरकार ने सीधे हाथ नहीं रखा, पहले उसे अंदर से कमजोर किया। कैसे? कांग्रेस को तोड़ दिया। 1907 सूरत स्प्लिट और 1906 मुस्लिम लीग। अब ये कम्युनलिज्म की जो कहानी है वो 1857 के विद्रोह के बाद से ही शुरू होती है। अंग्रेजों को हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई पड़ गई थी 1857 में। उन्हें पता चल गया था कि अगर ये दो एक साथ रहेंगे तो हम एक्सप्लॉइटेशन के साथ बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे, तो दोनों को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुसलमान तबका, ये बहुत बड़ी विडंबना रही जो मेरे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक मुसलमान की एक समस्या है वो ये कि इस्लाम किसका धर्म है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का। लेकिन जिस निचले तबके ने इस्लाम कबूल किया वो हिंदुस्तान में मुसलमान होने के बावजूद भी निचला ही रह गया। अगर जुलाहा निचले तबके में था हिंदू में, तो मुसलमान बनने के बाद उसके स्टेटस में, इंडिया इज अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स बिलीव इन कास्ट सिस्टम। मेरे एक दोस्त हैं मुसलमान, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम सैयद हैं। मैंने कहा मतलब? बोले मुसलमानों का ब्राह्मण है। मैंने कहा तो आप फिर शुक्ला तिवारी टाइटल लगाया करिए, यूनुस शुक्ला, फारूक पांडे, दानिश दुबे, तो हमें पता चले कि आप ब्राह्मण हैं। इंडिया इज अ कंट्री, ये एक बहुत बड़ी समस्या, चुनौती रही मुसलमानों के साथ आज हिंदुस्तान में कि धर्म परिवर्तन के बाद भी उनका जो निचले तबके थे वो वैसे ही रहे। और 1870 में एक किताब आई, द इंडियन मुसलमान, W.W. हंटर ने लिखी, और उसने इस बात को लिखा कि बहुत बड़ा संख्या मुसलमानों का वो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब है। और इस बात को जब सर सैयद साहब को पता चला, सर सैयद साहब बहुत महान व्यक्तित्व है, लेकिन उनकी महानता में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जब वो सिर्फ एक विंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मुसलमानों के बारे में। जैसे मदन मोहन मालवीय कभी गांधी नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक समय के बाद सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। और महानता का मतलब ही यही है कि जब आप सबके बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अपने साथ साथ, जैसे अल्लामा इकबाल साहब बड़े महान आदमी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उनकी महानता एक झटके में खत्म हो गई जब उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा और मुस्लिम है हम वतन है।
पहले उन्होंने कहा था हिंदू है हम वतन है, उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। बस वहीं पर उनकी महानता खत्म हो गई। अगर आप मुसलमान हैं तब तो सारा जहां आपका है, अगर आप निजामुद्दीन औलिया हैं तब तो सारा जहां आपका है। वैसे तो एडिडास के जूते 200 रुपए में भी चांदनी चौक में मिलते हैं। मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है, ईमान पैदा करना उससे बड़ी कोई बात ही नहीं दुनिया में। ईमान पैदा करना उससे बड़ी कोई बात ही नहीं, और जिस आदमी का ईमान उसके साथ है उसको हराना, उसको डराना पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, कहीं पुलिस ने रेड मारी, मस्जिद में बड़े सारे लोग इकट्ठा थे, मारना शुरू किया, भागने लगे लोग, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं मंदिर में अभी रेड पड़ी थी, कहीं 10, 12, 50 लोग इकट्ठा थे, पुलिस ने मारा, डंडा खींच खींच के मारना शुरू किया, भागने लगे लोग। ये धार्मिक लोग नहीं हो सकते, ये डरे हुए लोग हैं, इनको बेचारों को शायद सिद्धांत समझ में नहीं आया। तो सैयद साहब को जो है वो बड़ा दुख हुआ कि हमारे लोग बहुत गरीब हैं, होना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए अपने बारे में। तो 1875 में सैयद साहब ने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज खुला, और इस कॉलेज की सबसे खास बात यह रही कि हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर दान दिया, बड़े पैमाने पर चंदा दिया। आज जिसको आप एमयू कहते हैं, बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, बड़ा अच्छा संस्थान है। मेरे बड़े सारे मित्र वहां से हैं, डॉक्टर जिया खान वहां से हमारे दोस्त हैं, बड़े सारे मित्र हैं हमारे, बड़े काबिल आदमी, बड़े आलिम आदमी हैं, तो बड़ी अच्छी बात रही, बड़ा अच्छा काम किया। सर सैयद अहमद साहब के काम की मैं बड़ी सराहना कर रहा हूं कि उन्होंने एक मॉडर्न स्कूल खोला, बड़ी अच्छी सोच आई उनको कि मुसलमान तबके को आधुनिक शिक्षा दी जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी तो मैं सराहना करूं, इसको मैं अप्रिशिएट करूं। खैर वहीं से अलीगढ़ स्कूल जैसे कॉन्सेप्ट का बनना शुरू हुआ। तो करजन जब हिंदुस्तान पहुंचा तो कहीं ना कहीं, अब जब दो दोस्त, पक्के दोस्त, और दोनों पक्के दोस्त में से एक दोस्त देखता है कि उसका दूसरा दोस्त उसके दुश्मन के साथ बैठा है, तो उसे दुख होगा। बस यही हुआ हिंदू मुसलमानों के साथ 1875 के बाद, 70s के बाद, जब सैयद अहमद साहब अंग्रेजों के खामे में बैठे, तो लगता है हिंदुओं को दुख हो। और वहीं से आप देखेंगे कि रिफ्ट शुरू होती है हिंदू मुसलमानों के बीच, और एंटी उर्दू आंदोलन शुरू होता है, और एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट शुरू होता है, और मुसलमान की बस्तियों में रेड मारनी शुरू होती है। फिर जब कांग्रेस बनी 1885 में, तो अंग्रेजों ने शायद सर सैयद साहब को बुलाया, शायद सैयद साहब बड़ी मदद की हमने आपकी, हमारी भी कुछ करिए। सैयद साहब ने कहा बताइए क्या करना। बोला कुछ नहीं, कांग्रेस वाले जो है सरकार का विरोध करेंगे। अरे बोले साहब हम कांग्रेस का करेंगे। तो 1887 में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन यूपीए बना, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। और इस आंदोलन, इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही काम था, कांग्रेस और उसकी पॉलिसियों का अपोजिशन। अब आप देखिए कि जब करजन पार्टीशन कर रहा है बंगाल की, तो कम्युनलिज्म मौजूद है। उसने सिर्फ एक काम किया कि हिंदुस्तान, बंगाल की जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसका फायदा उठाया। जमींदार मेनली हिंदूज, फार्मर्स मेनली मुस्लिम्स, एंड बोथ आर नेचुरल एनिमीज। दोनों नेचुरल दुश्मन है। कौन? जमींदार और किसान, हिंदू मुस्लिम नहीं। तो फिर उसने जो है इस सोशल स्ट्रक्चर का फायदा उठाया और ढाका पहुंचा। उसने पार्टीशन करने के बाद उसने कहा कि मैं जो है अपने मुसलमान भाइयों की, ईसाई जो है मुसलमान को भाई मानते हैं, सद्दाम हुसैन को अपना भाई मानते थे, मोहम्मद अल गद्दाफी को अपना भाई मानते थे, भाई मानते सब भाईचारे वाला। खैर, तो उसने कहा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को हिंदू जमींदारों से बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने पार्टीशन किया। लेकिन फिर भी मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में आते रहे, और जब करजन सीधे तौर पर मुसलमानों को नहीं रोक पाया स्वदेशी आंदोलन में आने पे, तब उसने नवाब सलीमुल्लाह को बुलाया, ढाका का नवाब था। उसने कहा रहना चाहते हो कि जाओगे? बोले साहब हम तो रहेंगे साहब। बोले रोको मुसलमानों को, ये क्यों जा रहे स्वदेशी आंदोलन? सलीमुल्लाह ने कहा साहब अभी रोक देते। बोले अभी नहीं, आराम से रोको। और फिर सलीमुल्लाह ने मौलवियों को पकड़ा कि मुसलमानों को रोको। और फ्राइडे प्रेयर में मौलवियों ने कहा मुसलमानों से कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो इस्लाम के खिलाफ। मुसलमानों ने कहा कैसे? अरे बोले ये गंगा नदी में होली डिप लगा रहे हैं, ये इस्लाम में है? मुसलमान ने कहा ये तो नहीं। बोले रक्षाबंधन मान रहे, ये इस्लाम में है? बोले ये नहीं। बोले तो एंटी इस्लाम है। और बस वहीं से मुसलमान जो है आंदोलन से बाहर होना शुरू हुआ। और जैसे मुसलमान आंदोलन से बाहर होना शुरू हुआ, हिंदू मुसलमान दंगा हो गया। ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आपस में लड़ने लगे। और फिर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम डेलीगेशन पहुंचा शिमला वायसराय मिंटो से मिलने के। साहब हमको बचाइए साहब, हिंदू में मार रहा है, हमको बचाइए और हमको गिफ्ट भी दीजिए क्योंकि वहां पे समर्थन कर रहे हैं।
तो मिंटो ने कहा कि सरकार से सब भिखमंगों की तरह नहीं मांगते। अब आपका भाई जो है एचआरडी मिनिस्ट्री में है और एचआरडी मिनिस्ट्री ने 1 लाख करोड़ रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए, तो आपने भाई को सीधे जाके नहीं कह सकते कि 5 करोड़ रुपए दे दो, नहीं, आपको एनजीओ बनानी पड़ेगी, बर्बाद उत्थान समिति, और फिर उसकी फाइल ले जाके रखनी पड़ेगी, साहब हम बर्बाद लोगों को संभालेंगे, साहब कुछ पैसे दे दो, फिर आपका भाई आपको 10-15 करोड़ रुपए दे सकता है। तो मिंटो ने शायद इन लोगों से कहा कि यार पॉलिटिकल बॉडी बनाओ, और फिर 1906 में पैदा हो गई मुस्लिम लीग। तो 1905 स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट को कैसे तोड़ा अंग्रेजों ने? 2 प्रहार किए। 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग, मुसलमानों को अलग कर दिया, और 1906 मुस्लिम लीग और 1907 सूरज स्प्लिट। और जब राष्ट्रीय आंदोलन को अंदर से तोड़ा अंग्रेजों ने, तो उसके बाद उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई। कैरेट एक्ट ऑफ 1909, स्टिक मारना शुरू किया, तिलक साहब को उठाया 1908 में डिफेंस इंडिया एक्ट के अंतर्गत, और बोला भड़काते हो लोगों को, 6 साल भेज दिया मंडाले। लाला लाजपत राय निकल गए, अजीत सिंह निकल गए, सब भाग गए, सब देश के बाहर निकल गए। अरविंदो घोष पांडिचेरी चले गए, सन्यासी हो गए। विपिन चंद्र पाल ने रिटायरमेंट ले लिया पॉलिटिक्स से। 1907 के बाद की जो स्थिति है भारत की, बड़ी ग्लूमी स्थिति है। नेता गायब, प्रजा त्रस्त, और सरकार पीटने पर उतारू, मारो इनको। तो 1907 के बाद की स्थिति देखिए, बड़ी खतरनाक सी स्थिति बन रही हिंदुस्तान में। नेता बाहर, जनता त्रस्त, और सरकार आक्रांता, अटैकिंग मूड कि जो जहां मिले पीटो। और इस पृष्ठभूमि में एक नई चीज पैदा हुई हिंदुस्तान में, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। समझिएगा इस बात को कि विरोध के 2 माध्यम है, एक मास मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। जैसे ही आप मास मूवमेंट को दबाएंगे, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ऊपर आ जाएगा। आतंकवाद खुद से पैदा नहीं होता सर। बशारत पीर की किताब है द कर्फ्यूड नाइट्स, कभी आप पढ़ें तो वो भी एक कारण है सर कश्मीरी आतंकवाद का। कहानियों को जो उन्होंने लिखा है, उन कहानियों को अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि यार रीजन तो है सर, ऐसा नहीं। हर चीज का एक रीजन होता है सर, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं होता। खैर वो सब बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी हम यहां देख रहे हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत 15 साल के युवा, 15 साल, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, 15